एरिया कैसे निकलेगा, एक बार हम लोग थोड़ा सा रिकवर कर ले उसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। पता है कि त्रिभुज के बहुत सारे तरीके थे क्षेत्रफल निकालने के, लेकिन इस बार जो तरीका दिया गया है ये है एक डिटर्मिनेंट के हेल्प से, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के हेल्प से कैसे निकालते हैं आपको एकदम बता दिया गया कि 1/2 ले लेंगे और एक डिटर्मिनेंट का साइन दे देंगे, और फिर पता है कि कोई भी आपका ए बी सी, ठीक है। और अगर ए बी सी 3 दिए गए हैं तो तीनों का कोई ना कोई जो है कि नहीं आपका पॉइंट का डायरेक्शन वो होगा, कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 x2 y2 फिर x3 और y3, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बताया गया था कि आपको कुछ नहीं करना है, कहीं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको पहले सारे का x कोऑर्डिनेट लेकर के एक लाइन में x1 x2 x3, फिर सेकंड वाले का y1 y2 y3, और फिर चूंकि पता है कि डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, तो अब तो स्क्वायर मैट्रिक्स बना नहीं है, इस कारण से हम लोग क्या करते हैं 1 1 1 लगा देते हैं। और पता है ये फॉर्मूला बहुत ही बेहद आसान है, मतलब कम से कम आप कैलकुलेशन में इसका एरिया निकाल सकते हैं। दूसरी बात एक ध्यान देने वाली बात है जो नोट में लिखा गया है और मैंने आपको बताया भी था, ये क्या लिखा है इसको आप समझेंगे। यहाँ तक की चर्चा हो चुकी थी पिछले क्लास में और हम लोग आगे देख रहे हैं इसको, ध्यान से एक बात समझिएगा। हो सकता है कभी कभी डिटर्मिनेंट निकालते हो इसका वैल्यू पॉजिटिव नहीं निगेटिव आ जाए, तो यदि निगेटिव आ जाता है तो आपको पहले से भी बताया गया है, जब हम लोग 10th क्लास में फॉर्मूला बनाए थे कल, उस पिछले क्लास में आपको इसका प्रूफ भी दिखाया गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे ना, जब फॉर्मूला लिखते थे 10th क्लास में तो 1/2 के बाद है मॉड्यूलस लगाया जाता था, फिर अंदर में x1 y2 - y3 ऐसे वैसे होता था, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग मॉड्यूलस लगाते थे, क्यों? क्योंकि हमेशा एरिया पॉजिटिव होता है और यदि वो नेगेटिव आ जाए तो हमें उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसका मॉड्यूलस लेना पड़ता है, निरपेक्ष मान लेना पड़ता है, ताकि वो वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी ना नोट नंबर 1 में आपको स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिंस एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया एक धनात्मक राशि है, तो वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू को ही ना हम लोग क्या बोलते हैं, निरपेक्ष मान बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर निगेटिव भी आए ना तो वो मॉडुलस का साइन लगा करके हम लोग उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। मॉडुलस के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दे, अगर आपको बताया जाए कि भाई बताइए -5 का मॉडुलस क्या होगा और 5 का मॉडुलस क्या होगा, तो पता है कि मॉड का जब भी साइन लग जाता है इसको हम लोग निरपेक्ष मान बोलते हैं हिंदी में। तो कुछ नहीं करना होता है, आपको सीधे उसके सारे साइन को आप छुपा दीजिए, गायब कर दीजिए और सिर्फ वो क्वांटिटी लिख दीजिए, ये 5 ये भी 5, ठीक है। अब आप कहेंगे ये माइनस था तो भी हट गया, प्लस तो दिखता ही नहीं है। अच्छा ये हुआ कैसे? अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए एक बात ध्यान रखेंगे, इसको नोट्स में अपने लिख लीजिएगा कि अगर x है, ठीक है, या x - 5 है, सपोज किया जाए अगर x - 5 है और मैं कहूं कि इसका मॉडुलस क्या होगा, और यदि कोई ऐसा लिख दे कि x - 5 होगा तो गलत मान लिया जाएगा। इसके मॉडुलस ये डिपेंड करता है कि x का वैल्यू क्या है, इसलिए इसके मॉडुलस ना 2 लेते हैं हम लोग, ऐसे इसके 2 वैल्यू होते हैं। कौन कौन समझेंगे? एक तो होता है x - 5 और एक होता है -x - 5। अब कहेंगे सर ये मॉडुलस तो नेगेटिव नहीं देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये माइनस क्यों लग गया? तो इसका पीछे समझ लीजिए, कारण समझेंगे। ये तब होगा जब x का मान क्या होगा, 5 या 5 से बड़ा हो, ठीक है, 5 या 5 से बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए 5 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है। अगर 6 रखेंगे तो 1 आएगा मान, 7 रखेंगे तो 2 आएगा, 8 रखेंगे तो 3 आएगा, मतलब प्लस में मान आएगा, हमारा मान प्लस में चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका वैल्यू x का मान 5 से छोटा रख दीजिए, ठीक है, 5 से अगर छोटा रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे तो उसका मान क्या आएगा, -1 आएगा। और जब -1 आएगा तो उसका मॉडुलस कैसे निकलेगा, पता है उसका मॉडुलस 1 होगा। 1 मतलब क्या हो रहा है, जो था उसमें माइनस से हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, थोड़ा समझेंगे। जैसे ये 5 कैसे हुआ, ये वास्तविकता ये है कि अगर कोई भी अंक अंदर में निगेटिव है तो उसमें माइनस हम लोग गुना कर रहे हैं, क्यों? ताकि ये मान पॉजिटिव दे दे, ठीक है। ये 5 डायरेक्ट कैसे हुआ, तो जो था उसमें माइनस से गुना करके हम उसको पॉजिटिव बना दिए, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर निगेटिव है तो माइनस से गुना करके उसको पॉजिटिव बनाया जाता है। ऐसे यहाँ पर भी है, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव कब आएगा, जब x का मान 5 से बड़ा हो।
तो डायरेक्ट वही वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर ये x का मान 5 से छोटा रहेगा, ठीक है, 5 से अगर छोटा हो तो ये क्या देगा, निगेटिव वैल्यू देगा। और जब निगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव कब आएगा, जब उसमें हम निगेटिव से गुना करते हैं, तब ये मान क्या दे देगा, 1 दे देगा, ठीक है। यानी ये x - 5 जो है ये इस पर डिपेंड करता है कि x का वैल्यू क्या है। अगर x का मान क्या आ जाए, 5 से बड़ा हो, बराबर हो, तो इसको हम लोग पॉजिटिव वे में लेंगे। अगर ये मान निगेटिव आ जाए, मतलब -1 आ जाए, मतलब 5 से छोटा रहे x का वैल्यू, तो इसको हम माइनस से गुना करते हैं, ठीक है। पूरी कहानी ये है कि हमको पॉजिटिव बनाना है। तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो हो गया, अगर वो निगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे हो रहा है, तो किसी भी निगेटिव चीज में माइनस से गुना करने पर वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये दोनों चीज आप देख रहे हैं, ये दोनों चीज इसी का एक्सप्लेनेशन है कि अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आंसर, अगर वो निगेटिव आ रहा है तो उसे माइनस से गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। इसी के लिए आपको बताया गया नोट नंबर 1 में कि जब भी एरिया निकालेंगे डिटर्मिनेंट से, तो हो सकता है कि वो निगेटिव आ जाए, तो हम लोग इसका हमेशा मॉडुलस में निकाल देंगे, मतलब उसका धनात्मक मान लेंगे, ठीक है। आगे में ही लिख देंगे, ऐसे मैंने बताया था पिछले क्लास में कि ऐसे लिख देंगे मॉड या मॉड्यूलस ऑफ, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा कहानी जो है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 जो भी है, ठीक है। ये पूरी कहानी है एरिया निकालने का। इसके बाद नोट नंबर 2 देखिए क्या होता है। नोट नंबर 2 में लिख रहा है इफ एरिया इज गिवन, ध्यान रखेंगे अगर एरिया दिया होगा, मान लीजिए किसी प्रश्न में आपको क्षेत्रफल दे दिया गया हो, तो कहता है कि अगर एरिया दिया हुआ है तो यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन। तो देखिए कहता है क्या कि अगर एरिया दिया हुआ हो और इसमें से कोई कोऑर्डिनेट गायब हो और वो निकालने के लिए आपको कह दिया जाए, तो उस कंडीशन में एरिया अगर मान लीजिए 35 दिया है या 30 दिया है, तो आपको 30 नहीं लिखना है, उस कंडीशन में ±30 लिखना है, क्योंकि हो सकता है कि उस डिटरमिनेंट का वैल्यू माइनस में आया हो या प्लस में। हम तो मॉडुलस ले लिया है ना, इसलिए वहां पे जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो याद रखेंगे जब क्षेत्रफल दिया हो तो हम लोग दोनों साइन का यूज करके और उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है, एक्सरसाइज में भी दिया है और आगे भी मिलेगा। इसके बाद एक अंतिम दिया है, क्या लिखा है आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। अच्छा ये बताया जाए कि अगर क्या हो जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए, तो अगर त्रिभुज का एरिया जो है, ठीक है, एरिया ट्रायंगल का वो क्या है, 0 आ जाए। जो 0 आने का मतलब क्या है कि त्रिभुज बना ही नहीं है, ठीक है। मतलब जब त्रिभुज बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, और यदि क्षेत्रफल 0 है इसका मतलब त्रिभुज नहीं बना है। और पता है ना त्रिभुज कब बनता है, जब तीन बिंदु असमरेखी हो। असमरेखी का मतलब नॉन कोलिनियर हो, मतलब वो एक रेखा में नहीं हो, एक इधर हो एक इधर हो एक इधर हो, तभी जाकर के एक त्रिभुज का निर्माण होता है। अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ जाए तो ये त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, बल्कि ये समरेखी हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो आपने 10th क्लास में भी देखा था और यहाँ भी आप इसको देखेंगे कि इस कंडीशन में ये कोलिनियरिटी का एक जो है कि नहीं आपको शर्त के बारे में बताता है। क्या कहता है कि अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि दिया गया 3 बिंदु, अगर ए बी सी 3 बिंदु रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया रहेगा, और कहेगा कि प्रूफ कीजिए कि दिया गया बिंदु समरेखी है, तो आप वहां क्या करते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे। और अगर क्षेत्रफल 0 आ जाए तो कहते थे कि हाँ दिया गया जो त्रिभुज है, पॉइंट है, वो कोलिनियर है। तो यहाँ भी वही बात है, सिर्फ तरीका चेंज हो गया क्षेत्रफल निकालने का, डिटरमिनेंट से निकालना है। तो अगर यहाँ पर भी वही बात है, अगर आप डिटरमिनेंट की सहायता से किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं और अगर एरिया का वैल्यू 0 आ जाए तो आप लिख देंगे कि दिया गया जो पॉइंट है वो कोलिनियर है, ठीक है। आपको प्रश्न भी मिलेगा। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं, तो ये सब बातें जो है कि आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक चीज और है, देखिए मैंने नोट के बाद स्पष्ट उसको लिख दिया है टॉपिक बना करके कि कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। आपको याद होगा 10th क्लास में भी ना, जब हम लोग बनाते थे और पता है कि ये कोलिनियर होगा तो इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा, और ये 1/2 गुना में जो है वो बटा में जाएगा, तो 0 के बटा में कुछ भी चला जाए वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब तो डायरेक्ट हम कहें कि हम डायरेक्ट उस कंडीशन में क्या करेंगे कि सीधे ऐसे लिख देंगे। अगर ऐसा दिया होगा कहीं कोई कि दिया गया 3 बिंदु समरेखी है, सिद्ध करें कोलिनियर है, इसको फाइंड करें, पता लगाएं, बताएं, तो उस कंडीशन सीधे उसके तीनों पॉइंट्स को x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है,
और उसके बाद 1 1 1 ले करके और इसके वैल्यू को सीधे 0 के बराबर कर देंगे। और यदि यहाँ से इस कंडीशन की सहायता से हम लोग प्रूफ कर देंगे कि दिया गया जो पॉइंट है वो कॉलिनियर है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि कंडीशन, ठीक है, कंडीशन फॉर कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियरिटी भी कह सकते हैं, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, मतलब दिए गए 3 बिंदु के संरेख होने की क्या शर्तें हैं, ठीक है, इस टॉपिक का नाम था और इसको हम लोग इस कंडीशन से निकाल सकते हैं इजी वे में। यहाँ 1/2 जो था वो क्या हो जाएगा, यहाँ गुना के 0 के बटा में जाएगा, 0 हो जाएगा। बस बात इतना याद रखना है कि जब पॉइंट कोलिनियर होगा तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, और ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा, और उसी के द्वारा हम लोग इसको निकाल रहे हैं। ये था आपको 4.3 का टोटल थ्योरी, ठीक है। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पता है आपको, थोड़ा मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, आप उस क्वेश्चन को देख लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 4.4 के लिए, ठीक है। तो 4.3 में आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग सारे एक्सरसाइज जैसे जैसे चैप्टर क्लियर हो रहे हैं, मैं इसका वीडियो डाल दे रहा हूँ यूट्यूब पे, आप उसको देख लेंगे। सिकंदर की कोचिंग के नाम से डाला ही गया है, आप ऐसे डायरेक्ट सर्च करेंगे, और नहीं तो फिर लिंक भी दे देता हूँ गूगल टेलीग्राम पे। दूसरी बात, आप ध्यान रखेंगे कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं कोशिश कीजिए कि वो चैप्टर क्लियर होने के बाद उसका एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल दिया गया है आपको, आप उसको बनाने का प्रयास करें खुद से अपने तरीके से। दूसरी बात, उसके बाद आंसर चेक कर ले, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो फिर देख लें। दूसरी बात और ध्यान रखेंगे, जो चैप्टर क्लियर हो रहा है उस चैप्टर का कहीं से अगर ऑब्जेक्टिव मिले, या मान लीजिए कोई बुक में ऑब्जेक्टिव दिया हो, या फिर मार्केट में बहुत सारे टारगेट वगैरह का बुक जो चलते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, उसको आप ले लें, पहले मत बनाएं। पहले जो चैप्टर क्लियर हो गया वो चैप्टर वाइज दिया रहता है, जो चैप्टर क्लियर हो गया उस चैप्टर को आप पहले डील करें, उसमें से कोई प्रश्न फंसता है आप उसको भेज दें, मैं जब खाली हो जाऊंगा भेज दूंगा। और पता है एक बात कि मेरे पास समय की कमी है, इसलिए आप तुरंत भेजेंगे तो हम तुरंत भेज दे, ऐसा जरूरी नहीं है, हम जब खाली होंगे उसको बना करके भेज दें, निश्चिंत रहे, भेज दिए तो बना के भेज देंगे, एकदम ये नहीं कि अभी भेज दीजिए, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन वेट कर लीजिएगा, मैं भेज दूंगा। आगे थोड़ा एक्सरसाइज 4.3 हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते हैं इस फॉर्मूला से हम लोग, और थोड़ा सा देख करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सारा एक्सरसाइज आपको मिलेगा ही आपको। चलिए जी, तो देखते हैं 4.3 का एक क्वेश्चन, बस कैसे कैलकुलेट करना है ना इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको, 4.3 का पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, आपको लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेज ऑफ द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एक बात और, ये कोई ना कहे साइंस आप लिए हैं और ये कहते हैं कि हमें हिंदी समझ में नहीं आती है, अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, तो ये थोड़ा गलत बात है, ठीक है, क्योंकि अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो हिंदी इंग्लिश थोड़ी समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ओके। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है, आपको एक फाइंड करना है ट्रायंगल का एरिया, और वो ट्रायंगल का जो वर्टिसेज है पॉइंट, उस वर्टिस मतलब क्या होता है, उसका शीर्ष होता है, ठीक है, वो जो हम लोग बोलते हैं ना कॉर्न, ये वाला, इसको हम वर्टिक्स बोलते हैं, ठीक है, तो वो प्लूरल फॉर्म में क्या वर्टिसेज, ठीक है, उसका पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या दिया है 1 0, उसके बाद 6 0, उसके बाद 4 3, जिस क्रम में दिया है ना आप उसी क्रम में लिखिएगा, इधर उधर मत कीजिएगा, थोड़ा परेशानी ना हो, ठीक है। तो यही आपको पॉइंट है, तो आप डायरेक्ट समझ रहे हैं कि डायरेक्ट अगर भाई हमको एरिया निकालना है तो क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, डायरेक्ट ऊपर में लिख देंगे बाई फार्मूला, जो भी लिखना हो फार्मूला उसमें हम लिखा ही होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2, आगे में लगा देंगे वो बात थोड़ा सा कि बाद में कहीं गलती ना हो, मॉड लिख देंगे, मॉड ऑफ 1/2, और फॉर्मूला क्या है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। क्या करेंगे आप, उसके बाद लिखना शुरू करें, जगह नहीं मैं जैसे लिखता हूँ, थोड़ा सा आप समझेंगे इस चीज को। चलिए जी, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 1/2, अब इसको आप वैल्यू रखिए x1 x2 x3, पहले x वाले को ले लीजिए 1 6 4 1 6 4, इसी क्रम में दिया है किताब में। उसके बाद y का वैल्यू क्या दे 0 0 3 0 0 3, उसके बाद 1 1 1 रखना है 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि भाई हमको जल्दी से कैलकुलेट करना है, देख रहा है यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम में 2 0 है, हम सेकंड कॉलम के एक्सपेंड कर देंगे अलोंग, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 1/2, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में निकाल देंगे, चाहे ब्रैकेट में निकालिए जहाँ भी निकालिए, 3 लेंगे, 0 0 कैंसिल, 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा ये वाला रो और ये वाला कॉलम कैंसिल, 1 6 1 1 1 6 1 1, ठीक है।
और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लिख देंगे x, पहले से पता है आपको क्या लिखना है, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, ये तो कितना बार बता दे चुके हैं हम लोग। ये देखिए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 1/2, ये आ जाएगा आपका 3 ब्रैकेट 1 1 1 6 1 जा 6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ, ये देखेंगे 1/2 इंटू 3 इंटू -5, यानी ये हो जाएगा -15/2 हो जाएगा, और मॉडुलस कर है ना, तो ये मॉड लग जाएगा -15/2, और ये बाद में वैल्यू क्या देगा, वैल्यू दे देगा पॉजिटिव में, चूंकि मॉडुलस लिखे, ये मॉड हिंदी में लिखते आ रहे हैं, और लास्ट में ना वो उसका साइन लगा देंगे। देखिए यहाँ पे क्यों नहीं हम उसको यूज किए साइन को, दो चिन्ह हो जाएगा तो पता नहीं चल पाएगा, इसलिए मॉड 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 लिखते हैं। आप यहाँ पे भी ना मॉड ऑफ -15/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और डायरेक्ट उसके बाद माइनस हट जाएगा 15/2, और पता है कि एरिया है तो यहाँ लिखा जाता है इसका यूनिट स्क्वायर यूनिट वर्ग में, चूंकि पता है ना मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल देता है वैल्यू, और अगर मीटर स्क्वायर है तो वहाँ पर मीटर स्क्वायर हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, उसको वर्ग मीटर कहते हैं, और मीटर तो पता नहीं है कि मीटर है क्या सेंटीमीटर, इसलिए हम यहाँ पर इकाई लिख देते हैं, इसलिए अंग्रेजी में स्क्वायर यूनिट का यूज करते हैं। इस प्रकार से आप निकाल देंगे। 3 क्वेश्चन दिए हैं, आप इसको सॉल्व कर देंगे, मैंने बता भी देंगे और डाल भी देंगे वीडियो को। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, सो डैट द पॉइंट्स, ठीक है, उसमें कह रहा है कि 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, वो कोलिनियर है। पता ही आपको कैसे निकालना है, बस सीधे x1 y1 x2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 वैल्यू पुट कीजिएगा, इज इक्वल टू 0, सॉरी उसका वैल्यू निकालिएगा, अगर वो 0 आ जाए तो कह देंगे कि दिया गया पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, ठीक है। इस प्रकार से फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, आपको एरिया दिया हुआ है और के का वैल्यू फाइंड करना है। आप 10th क्लास में थे, यहाँ पर वो कैसे बनेगा, एरिया दिया तो मैंने क्या कहा था, एरिया जब दिया रहेगा तो प्लस माइनस दोनों में लेंगे, तो +-4 लिख देंगे, इसको इक्वल करेंगे एरिया के, और उसमें से के का मान अपने आप आ जाएगा, दो वैल्यू जो भी है। तो इस प्रकार से ना आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, हम मॉड्यूल करेंगे एक्सरसाइज वाले में। चलिए अगला टॉपिक है माइनस एंड कोफैक्टर्स, ठीक है, हम लोग उसको देखें। हम लोग शुरू करते हैं, ये 4.4 के लिए है टॉपिक, ठीक है। इसका नाम माइनर, ठीक है। सबसे पहले दो इसमें नाम है, माइनर और कोफैक्टर। पहले माइनर को समझेंगे फिर कोफैक्टर को देखेंगे, ठीक है। तो माइनर में क्या लिखा है आप इसको समझिए। माइनर को ना हिंदी में बड़ा सुंदर नाम बताया है, उपसारणिक, और यदि आप डिटर्मिनेंट को सारणिक कहते हैं तो इसमें उप लगा दिया गया है। और आप एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर उप सारणिक कह रहा है, उप जब लगता है इसका मतलब उसी के निकट कोई बात है, ठीक है। इसका मतलब जैसे सारणिक से ही रिलेटेड, मतलब सारणिक के ही कोई बहुत करीबी व्यक्ति है। इसमें क्या किया जाता है आप देखिए, समझिए ध्यान से, फिर आपको एकदम लगेगा इजी है, स्पष्ट था ना। अभी आप डिटर्मिनेंट निकालते थे तो एक कार्य करते थे, वो कार्य क्या था हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, पहले एक समझ ले ऐसे ही सहज भाव में। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है, ठीक है, कोई डिटर्मिनेंट है, आपको डेल्टा वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए, ये आपको लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहां पे ना आपको पूछेगा, ऐसे पूछेगा, 1 का माइनर क्या होगा, 2 का माइनर क्या होगा, 3 का माइनर क्या होगा, 4 का माइनर क्या, ऐसे एलिमेंट वाइज पूछता है। जब माइनर पूछे ना तो आप जिसे डिटर्मिनेंट निकालते वक्त एक्सपेंड करते थे ना, वही प्रोसेस लगाना है। अगर मैं 1 का पूछूं, ऐसे लिखा जाता है माइनर ऑफ 1, ये 1 का निकालना है। या ये किस नंबर पे है, आपको पोजीशन के वे में अगर देखें तो इसको क्या बोलेंगे, A11 A12 A13 A21 ऐसे लिखते हैं हम लोग ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1 को A11 भी कह सकते हैं। तो अगर ये कह दे कि माइनर ऑफ A11 क्या है, माने A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर क्या होगा। तो भाई देखो बहुत सिंपल बात है, जिसका भी माइनर पूछे ना, आप बस वो जो कार्य करते थे ना कि उसके रो को और उसके कॉलम को हटा दीजिए, बस उसके रो को और कॉलम को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 8 6 9, इसी को माइनर बोलते हैं। और इसका मान तो निकालने आपको आता है, कितना हो जाएगा, 9 5 45 8 6 48, और ये हो जाएगा -3, इसी को कहते हैं माइनर। इसी को हम लोग ना, इस चीज को A11 का माइनर है, इसलिए हम लोग इसको M से माइनर को डिनोट करते हैं। 1 1 है, किसका है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 1, M11 का मतलब माइनर ऑफ A11, यानी एलिमेंट जो A11 है उसका माइनर है ये,
ठीक है, तो माइनर को m से और 1 1 का इसलिए 1 1 लगा देंगे। मतलब आप समझ चुके होंगे। अब देखिए इसको उपसारणिक क्यों कहते हैं, हिंदी बड़ी सहज भाषा है, आप इसको समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग जो हिंदी इंग्लिश में परहेज करते हैं उसको परेशानी हो जाती है, किसी को कहीं इंग्लिश वाला ज़्यादा समझ में आ जाएगा, किसी को हिंदी वाला ज़्यादा समझ में आएगा, और कहीं ऐसा होगा कि इंग्लिश मीडियम वाले में समझ नहीं आने, हिंदी वाला वर्ड से जल्दी समझ में आ जाता है। तो इस बात को ध्यान समझिए, दोनों लैंग्वेज आप जानें। उपसारणिक का मतलब सारणिक का छोटा भाई। देखिए ये सारणिक 3x3 का था, लेकिन उसका माइनर कितना बाई कितना का है, 2x2 का है, उसको छोटा कर दिया गया है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए कि मैट्रिक्स से सब मैट्रिक्स बना देते हैं। मतलब जैसे एक प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, उसके न रहने पर वो कार्य करता है, उससे छोटा, वैसे ही सारणी का छोटा भाई है उप सारणी। अब आप समझिए, अगर 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसका माइनर 2x2 का होगा, और अगर 2x2 का हो तो कितना बाई कितना का होगा, 1/1 का होगा। आप इसको भी समझ लीजिए। देखिए मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूं। अगर आपको कोई दूसरा डिटरमिनेंट दिया गया है, सपोज कीजिए वो डिटरमिनेंट है आपका 3 5 4 6 कोई दिया है, और अगर हम कहें कि चलिए माइनर, ठीक है, माइनर ऑफ 3 क्या होगा। आप एक बात देखिएगा, मैं जिसका पूछ रहा हूं आपको पता है ना क्या करना है, उस रो और कॉलम को हटा दिया जाता है। तो भाई देखो मैंने 3 का पूछा ना, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हट जाएगा। फिर बताओ क्या बचा, 6, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। और पता है ना कि जब एक ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, वही अंक ही होता है। ये तो आपको बताया गया है थ्योरी में कि एक ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 3 ऑर्डर का कैसे निकालते हैं। तो 3 ऑर्डर वाले को 2 ऑर्डर में, 2 ऑर्डर को 1 ऑर्डर में, और 1 ऑर्डर का तो डायरेक्ट वैल्यू ही होता है। अगर इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 6 होगा। अगर कोई पूछे चलिए बताइए 5 का डिटरमिनेंट निकालना है, क्या होगा, तो 5 होगा। एक ऑर्डर वाले का डिटरमिनेंट वही वैल्यू होता है, ये आपके थ्योरी में बताया गया है। अब आप समझिए कि अगर डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर का है तो माइनर 2 ऑर्डर का होगा। अगर माइनर 2 ऑर्डर का है, सॉरी डिटरमिनेंट 2 ऑर्डर का है तो माइनर 1 ऑर्डर का होगा, मतलब उससे छोटा होगा। और एक बात और गौर कीजिएगा, जब हम 2 ऑर्डर का दिया है ना तो बड़ी इजी है, जिसका पूछ रहा है ना उसके सामने वाला एलिमेंट उसका माइनर होता है। 3 का क्या होगा, 6 होगा। 4 का क्या होगा, तो 4 वाले ये वाला ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब थोड़ा मैं इसको मिटा करके ना स्पष्ट समझाता हूं, आप इसको समझेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा समझिएगा। 3 ऑर्डर का तो समझ गए कि जिसका निकालना है उस रो और कॉलम को हटा देंगे, फिर जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। लेकिन 2 ऑर्डर वाला तो और इजी है। अगर मैं कहूँ ना कि चलिए आपको एक दिया गया है, मान लीजिए कोई अंक जैसे 7 8 9 5 कोई दिया गया है, और मैं पूछ रहा हूँ ना कि चलिए 7 का माइनर क्या होगा, माइनर ऑफ 7 क्या होगा, माइनर ऑफ 8 क्या होगा, ठीक है, माइनर ऑफ 9 क्या होगा, माइनर ऑफ 5 क्या होगा। ठीक है, मैं सबका एक बार निकाल के आपको दिखा रहा हूं, ऐसे निकालना है आपको सबका माइनर। देखिए तो मैं क्या कह रहा हूं, जिसका भी पूछे ना उस रो और कॉलम को हटा दिया जाता है। देखिए 7 को पूछ रहा है तो ये 7 वाला, ये वाला और ये वाला, क्या बचेगा, 5 बचेगा। और 5 कहां पे, डायरेक्ट उसके सामने है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 ऑर्डर में अगर पूछे ना, जिसका पूछेगा उसके सामने वाला। अब बताइए 8 का क्या होगा, उसके सामने कौन है, 9 है, 9 होगा। कैसे, देख लीजिए, अगर 8 का कहेगा तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा ना, तो ये क्या बचेगा, 9 बचेगा। अगर 9 का पूछे तो क्या होगा, उसके सामने वाला 8 होगा। 5 का पूछे क्या होगा, 7 होगा। बताइए अब ये तो एक छोटा सा बच्चा को अगर समझा दिया जाए कि देखो भाई 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में हम लोग माइनर कैसे निकालते हैं, जिसका पूछे उसके सामने वाला, और यही अगर 3 ऑर्डर का रहेगा तो क्या करेंगे, अगर 3 ऑर्डर का है तो बस वही हटा करके जो बचा तो हमारा 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, तो फिर उसका वैल्यू निकालना पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा हम इसके थ्योरी को ध्यान से देख लेते हैं। लिखा है ना, माइनर में लिखा है स्पष्टतः कि लेट ए बी n by m मैट्रिक्स, मैंने मान के चलिए कोई a एक और m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एंड d, उसको d लिख रहा है डिटरमिनेंट को, ठीक है, एंड d बी r by r सब मैट्रिक्स ऑफ a, देन डिटरमिनेंट ऑफ d इज कॉल्ड अ माइनर ऑफ a ऑफ ऑर्डर n। देखिए वही बात लिखा हुआ है कि अगर ये जितना ऑर्डर का दिया गया है ना, तो ये मैट्रिक्स मान के चलिए उसका डिटरमिनेंट हम निकाल रहे हैं, तो जिसका भी माइनर निकालना हो उसका छोटा मैट्रिक्स, 3/3 का है तो 2/2 का, 4/4 का है तो 3/3 का, जिसका भी अगर मैट्रिक्स जितना ऑर्डर का रहेगा उसका डिटरमिनेंट उससे एक कम ऑर्डर का होगा, और उसको हम लोग मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, माइनर बोल देंगे। वही स्पष्ट लिखा है। ठीक है, कि अगर n by n ऑर्डर का है
और डी कोई आर बाई आर का सब मैट्रिक्स है, उसका छोटा भाई है, तो उसका डिटर्मिनेंट ही माइनर होगा। उसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 5 का 5 होता है। आगे एक चीज लिखा हुआ है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट, देखिए वहां पर एन लिख दिया गया थ्योरी वाले में, वहां पर एन नहीं एन है, ठीक है। वहां पे एक लाइन लिखा होगा, थोड़ा समझेंगे, सेकेंड पैराग्राफ में आप लोग सुधार लेंगे, ऐसे लिखा होगा माइनर ऑफ एन एलिमेंट लिख दिया गया। हमने बोला है माइनर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एन एक एलिमेंट का, ठीक है, तो वहां एन लिख दिया गया, एन कर लेंगे। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, कोई अगर एलिमेंट ए आई जे है, ठीक है, और उसका माइनर पूछ रहा है, तो कहता है कि ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। मैं अभी से बताया ना कि जिसका भी निकालना है, जैसे अगर मैं कहूं a11, a12, a21, a22, तो आप क्या करते हैं ना, कहता है कि जिस मतलब एलिमेंट का माइनर आपको निकालना है, ठीक है, तो वो जिस भी रो और कॉलम में है, उस रो और कॉलम को हम नहीं लेते। देखिए ये आई वाले में है, आई मतलब मान लीजिए a11 का निकालना है, तो आई का वैल्यू 1 है, तो पहला ये क्या बताता है? रो, और ये क्या बताता है? कॉलम। तो पहला एलिमेंट जो अगर रो को बताता है, तो एक रो का संख्या 1 है, तो पहला रो को नहीं लेंगे। कॉलम की संख्या 1 है, तो पहला कॉलम को भी नहीं लेंगे। मतलब ये वही बता रहा हूँ, अंग्रेजी में लिखा गया वहां पे कि जिस भी रो और कॉलम में ये एलिमेंट रहेगा, उस रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, फिर जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट ही माइनर होता है। और चूंकि 2 ऑर्डर का है, तो उसका डिटर्मिनेंट हम लोग 2 ऑर्डर में निकाल देंगे, 1 ऑर्डर का तो डिटर्मिनेंट वही वैल्यू दे देता है, ठीक। इसके बाद अगला लिखा है पैराग्राफ चेंज करके कि माइनर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। अगर कोई एलिमेंट ए आई जे है, तो उसका माइनर एम आई जे होगा, बस एलिमेंट के जगह पे एम आ जाएगा, ठीक है, और जो नंबर है वो तो नंबर रहेगा ही। इसके बाद नोट लिखा गया है, नोट में आप देखेंगे लिखा माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन वेयर एन इज इक्वल और ग्रेटर देन 2 is a डिटर्मिनेंट ऑफ a minus 1। देखिए अगर कहता है ना, स्पष्ट बात है, एक बात ध्यान रखेंगे, माइनर हमेशा कितने ऑर्डर तक निकल सकता है? माइनर निकालने के लिए कम से कम ऑर्डर 2 होना चाहिए, मतलब 2 ऑर्डर से कम रहेगा। अगर आपको कहें चलिए एक डिटर्मिनेंट दिया है 1 ऑर्डर का, इसका माइनर निकलेगा? नहीं निकलेगा। माइनर निकालने के लिए कम से कम 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट चाहिए, ठीक है। 2 ऑर्डर का तब ना हम इसका कहेंगे तो इसको हटा करके इसको निकाल देंगे, इसमें क्या निकालेंगे? नहीं निकल पाएगा। 1 ऑर्डर का माइनर नहीं होता है, इसलिए वहां पर लिखा गया है कि माइनर होने के लिए डिटर्मिनेंट का ऑर्डर या तो 2 के बराबर हो या 2 से बड़ा हो, ठीक। और ये कहता है कि अगर 2 के बराबर या 2 से बड़ा कोई डिटर्मिनेंट है, तो उसका माइनर n-1 ऑर्डर का होगा, मतलब जितना ऑर्डर का रहेगा उससे 1 कम हो जाएगा। जैसे 3/3 का था, तो उसका माइनर 2/2 का होगा। 2/2 का है, तो उसका माइनर 2 में से गया 1 ऑर्डर का होगा, 1/1 का होगा। ये बातें सारे आपको बताए गए, ठीक। आगे चलिए, अगर आप माइनर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई पूछा जाएगा। चलिए मैं पूछता हूं एक जगह, एक क्वेश्चन खुद से देख करके आपको समझाते हैं। चलिए जी, 3 4 5 6 7 6 3 4 कुछ भी एक अंक लिख लीजिए, और मैं पूछता हूं, चलिए जी हमको बताइए m22 क्या होगा? m22 मतलब माइनर ऑफ 22, और ये किसका है? तो ये है, इसको हम अगर पूरा नाम लिखे तो लिखेंगे माइनर ऑफ a22, मतलब a22 वाले एलिमेंट का माइनर को m22 कहेंगे। अब a22 कौन सा एलिमेंट है? माने दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो, देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो जिसका पूछता है ना उसका रो और कॉलम हटा देते हैं, फिर जो बचेगा 3 5 3 2, उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, और ये जितना भी आए, जैसे 3 दूने 6 और 5 3 15, इसका आंसर हो जाएगा -9, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है? बहुत सुंदर सचिन, बहुत सुंदर। चलिए अच्छी बात है, देखिए बहुत सारे लोग समझ, एकदम इजी बात है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप, अच्छा अब थोड़ा सा मैं ये कह दूं, थोड़ा सा एक चीज और, इसी में एक और हम बना सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं ये एक अगर डिटर्मिनेंट है, ये अगर डिटर्मिनेंट है, और यहां पे से ना निकालना है आपको m21, तो क्या होगा? m21 मतलब माइनर ऑफ a21, और a21 कौन सा है? दूसरा रो पहला कॉलम, सेकंड रो पहला कॉलम, यानी 3 का पूछा तो क्या होगा? 3 का सामने वाला 5, क्योंकि 2 ऑर्डर में तो एकदम इजी है, जिसका पूछेगा उसके सामने वाला। बहुत सुंदर, जिसका पूछे उसका सामने, ठीक है। चलिए सचिन बता रहे हैं कि 5 होगा, सही बात है, 5 ही तो होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। माइनर अगर समझ में आ गया तो माइनर समझ में आया तो कोफैक्टर समझ में आ जाएगा।
और कोफैक्टर समझ में आ जाएगा तो फिर एडज्वाइंट आ जाएगा, और अगर एडज्वाइंट आ जाएगा तो आप इनवर्स निकालना जो 3.4 में इतना मशक्कत हो रही थी वो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक, तो सब लिंकिंग है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कोफैक्टर आगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कोफैक्टर। ठीक है, चलिए जी, कोफैक्टर, और कोफैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर नाम है इसका भी, इसका नाम है सहखंड। ठीक है, हिंदी भी याद रखेंगे, अंग्रेजी भी याद रखेंगे। और कोफैक्टर कैसे निकलता है, कुछ नहीं भाई मेरे, कुछ नहीं करना है, आप माइनर निकाल लिए ना। देखिए माइनर निकालने के बाद उसमें सिर्फ ना साइन को इंक्लूड कर दीजिए। माइनर निकाल रहे, मान लीजिए किसी एलिमेंट का माइनर है MIJ, और आपको पता है ना साइन कैसे निकालते थे, साइन का फॉर्मूला ये था ना -1 टू दी पावर i प्लस जे। याद है एक्सपेंड करते वक्त कहां प्लस होगा कहां माइनस होगा, अरे ये वाली बात प्लस होगा माइनस प्लस, ये वाला जो बात हम निकालते थे भूल गए क्या, ये वाली चीज कैसे निकालते थे, इस फॉर्मूला से, -i टू दी पावर i प्लस जे, i रो की संख्या है, जे कॉलम की संख्या है। तो ये साइन अगर उस माइनर में हम लगा दें, देखिएगा बस, अगर ये माइनर निकालने के बाद उसमें साइन भी अगर आप लगा देते हैं, प्लस माइनस जो भी हो, तो ये क्या दे देगा, कोफैक्टर दे देगा। समझिएगा, कोफैक्टर दे देगा। और कोफैक्टर को हम लोग ध्यान समझिए, कोफैक्टर देगा किसका, कोफैक्टर किस एलिमेंट का, तो एलिमेंट कौन सा है, IJ वाला एलिमेंट है, कोफैक्टर ऑफ AIJ। और समझिए जैसे माइनर ऑफ AIJ को MIJ कहते हैं ना, माइनर को M से, ऐसे कोफैक्टर को A से डिनोट करते हैं, कैपिटल A, और IJ का है इसलिए IJ इसमें लग जाएगा। बात समझिए, माइनर को M से, कोफैक्टर को A से, और जो एलिमेंट का नंबर है वो तो नीचे लगा रहेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम समझ सकते हैं, बना सकते हैं इसको। चलिए जी, देखिए अभी अभी एक मैसेज आया, केंद्र सरकार का बड़ा निर्णय, लिखा है कोरोना संकट के बीच अब अभिभावकों की राय से ही खोले जाएंगे स्कूल। देखिए स्कूल, कोचिंग ये सब अभी नहीं खुलेंगे, ठीक है, और ये कह रहे हैं चूंकि जब जब वो खोलने का प्लान कर रहा है CBSE बोर्ड, तब तक जो है ना ये अभिभावक लोग जो है ना उसका विरोध करने लग रहे हैं कि नहीं अभी बच्चा सबको स्कूल जाएगा, एक ही बेंच पर 4 बच्चे बैठेंगे, इतनी सुविधा नहीं है, और मान लीजिए कहीं किसी को हो जाए तो बच्चे की जान से बड़ा तो कोई है नहीं, कोई चीज़ नहीं है, इसलिए जो है कि जान है तो जहान है, ये बातें हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है कि कोफैक्टर को A से डिनोट करते हैं। आज के बाद याद रखें, कैपिटल A, स्मॉल a से एलिमेंट, M से माइनर, और कैपिटल A से सहखंड, कोफैक्टर। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी अगर मैं आपसे पूछूं, अब चलिए वहां परिभाषा लिखा होगा, देखिए स्पष्ट लिखा है कि द माइनर मल्टीप्लाइड बाई -i टू द पावर i प्लस जे इज कॉल्ड द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ। एकदम यही परिभाषा लिख दिया गया है कि किसी भी एलिमेंट के माइनर में अगर -i टू द पावर i प्लस जे से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कोफैक्टर का वैल्यू दे देगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं थोड़ा देर के लिए, चलिए एक हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर के उसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, एक कोफैक्टर का हम लोग एग्जाम्पल निकालते हैं एक क्वेश्चन लेकर के। मान लिया जाए आपको कोई दिया हुआ है, जैसे 3 -1 और फिर 5 2 3 -4 4 6 -8 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और आपको ऐसे लिखता है कि भाई चलिए A1 2 बताइए, A3 1 बताइए, A2 4 बताइए, और उसके बाद देखते हैं कौन कौन क्या बताता है, और उसके बाद बस इतना 3 बताइए ना पहले। चलिए, तो अगर मैं A12 की बात करूं, A12 का मतलब क्या है, ये बात समझिए, A12 का मतलब हुआ कोफैक्टर ऑफ A12, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कोफैक्टर ऑफ A31, इसका मतलब कोफैक्टर ऑफ A24। आगे समझिएगा, अब इसका मतलब क्या हुआ, कोफैक्टर निकालना है किसी का भी, जिस एलिमेंट का निकालना है तो पहले उसका हम लोग क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे, ठीक है, और माइनर निकालने के बाद उसमें हम लोग साइन को इंक्लूड कर देंगे। इतना लफड़ा नहीं करना, हम डायरेक्ट बताएंगे, तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो -1 टू द पावर, इसका रो और कॉलम क्या है 1 + 2, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 3 + 1 M31, इसका क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 4 M24, ठीक। अब आप समझिए, थोड़ा समझिएगा, M12 निकालना है, पहला रो दूसरा कॉलम, देखिए पहला रो और दूसरा कॉलम यानी -1 का पूछ रहे हैं,
-1 का माइनर क्या होगा, तो इसका पूछेगा, उसके रो उसके कॉलम को हटा देंगे तो क्या बचेगा 2 4 -4 -8। तो समझिएगा, दिखा रहे हैं आपको क्या हो जाएगा, ऐसे 2 4 -4 -8, ठीक है। और अब बताइए साइन क्या होगा, पता है कि 1 और 2, ये 1 और 2 यहीं पे देख लीजिए ना, इवन है ना, ऑड है, ऑड है तो ये क्या होगा माइनस में होगा, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। और यदि वो प्लस में आ जाए तो हम लोग प्लस लिखेंगे। जैसे इसका देखिए, इसका क्या होगा 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 है, तो यहाँ पर 4 का क्या होगा, 4 का ये रो और कॉलम हटा देंगे, तो पहले माइनस निकाल रहे हैं, तो -1 3 5 -4। और उसका साइन क्या होगा, देखिए 3 और 1 4 है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो प्लस होगा, सॉरी सम है तो प्लस होगा। यहाँ देखिए माइनस होता है, 1 2 3 माइनस होता है ना, माइनस होता है तो यहाँ माइनस, मतलब ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका कैलकुलेशन जो भी है कितना हो जाएगा, -8 -16 और ये हो जाएगा +20, तो हो जाएगा कितना 16 माइनस में 20 प्लस में, तो हो जाएगा 4 और माइनस आगे में है तो -4, जगह नहीं से मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और ये -4 से 1 में करेंगे तो 4, ये 15 -11 आएगा। तो इस प्रकार से ना आपको फैक्टर निकाल सकते हैं। और ये देखिए मैंने लिख दिया 2 4 मतलब सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो तो है, फोर्थ कॉलम है इसमें है ही नहीं है, तो इसका क्या होगा माइनर 0 होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, निकलेगा ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं चेक कर रहा था ऐसे ही। तो अब आप अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट अगर कहूँ तो क्या करते हैं, इसको देखिए, डायरेक्ट अगर करना हो तो बस सीधे आपको एक काम करना है भाई, समझिएगा, दोनों हम दिखा रहे हैं निकाल करके, समझिए। अगर 1 2 का निकालना है तो पता कीजिए 1 2 एलिमेंट कौन है, पहला रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये है। बस जिसका पूछे उसके रो और कॉलम को हटा करके डायरेक्ट लिखिए 2 4 -4 -8। और लिखने के बाद यहीं पर ना अपने से देखिए 1 और 2 ये 3 हो रहा है, 3 एक ऑड नंबर है तो ये निगेटिव होगा, बस हो गया आपको फैक्टर। अगर इसका मैं बात करूं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कौन है 4 है, तो इसका देखिए ये और ये हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हट जाएगा, तो हो जाएगा -1 3 5 -4। और ये देखिए, और पता है कि 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 एक और इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत कोई कष्ट परेशानी नहीं। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए आप, अभी जैसे मैंने दिखाया, ये हो जाएगा कितना -16 माइनस कितना 8 दूनी 16 और 4 चौका 16, जितना भी आ जाए -16 आएगा ना, क्योंकि ये और ये कैंसिल 2 8 2 8 9 16, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा, देखिए हो सकता है ना, इंसान है, गलती हो सकती है कैलकुलेशन करने में, आप कैलकुलेशन मत देखिए, प्रोसेस देखिए, कैलकुलेशन आप प्रयास करेंगे अपने आप सही हो जाएगा। चलिए माइनस ये हो जाएगा -16 + 16, ये तो कट जाएगा ना, शायद वो पिछले बार कैलकुलेशन गलत है इसलिए मुझे बोलना पड़ा, तो 0 हो जाएगा। और ये देखिए +4 माइनस 5 3 15 यानी कि -11। पिछले वाले में ना यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ गलत हुआ था, यहाँ सही था, ठीक है। तो होता है वो थोड़ा बहुत, तो माने चलिए थोड़ा इधर देखना उधर देखना तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं वो फैक्टर भी, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट परेशानी नहीं है। अब एक बात देखिए, अब आप नोट समझिएगा। चलिए नोट में बहुत सुंदर बात लिखा हुआ है, आप निकालना जान गए, थोड़ा नोट को देख लीजिए, नोट के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, अब देखिए मैं आपको नोट से ना पहले एक चीज समझा देता हूँ। अगर मैं आपसे बात कहूँ कि भाई चलो मुझे ना इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, थोड़ा निकालो, 1 2 3 2 4 6 1 3 5 कुछ दिया है, तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। आप क्या करते थे थोड़ा समझिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकता हूँ, R2 के लॉन्ग, R3 के लॉन्ग, C1 C2 C3 जिससे इच्छा हो, 6 तरीके हैं मेरे पास। मैं मान लिया R1 से निकाल रहा हूँ तो क्या लिखूंगा 1, जैसे 1 लिखेंगे तो ये और ये कैंसिल, क्या बचेगा समझिएगा 4 6 3 5, ओके। फिर लेंगे 2, फिर क्या होगा ये और ये कैंसिल, 2 6 5 1 2 6 1 5। फिर क्या होगा 3 लेंगे तो ये और ये कैंसिल, 2 4 1 3, ठीक है। और 3 लेंगे तो ये और ये कैंसिल, 2 4 1 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा साइन के बारे में आपको पहले से पता है कि चिन्ह कैसे लेते हैं हम लोग, ये देखिए स्टार्टिंग प्लस से होता है ना, तो ये प्लस माइनस प्लस,
तो प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस ये प्लस। अब थोड़ा सा देखो, एनालाइज करो, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो भाई। देखो मैं आप तुमसे अगर कहूँ ना, ये 1 क्या है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है मतलब पहला रो पहला कॉलम, यानी ये 1 1 है कि नहीं है? एकदम है। अच्छा, और ये क्या है, ये क्या है, बात समझिएगा, ये क्या है, माइनर है, इसको हम क्या लिखेंगे, M11, क्योंकि पहला एलिमेंट का ही माइनर है। देख लो, जिसको हम लोग हटा देते उस रो और कॉलम को, तो जो बचता है उसका डिटरमिनेंट माइनर तो होता है। आगे माइनस, ये 2 क्या है, पहला रो पहला कॉलम, यानी 1 2, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, 1 2 है, और ये उसका माइनर है, उसको हटा करके हम लोग निकाले हैं, यानी ये M12 है, प्लस ये 3 है, 3 क्या है, A13 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ये उसका क्या है, माइनर है। समझिएगा, कोई नहीं समझाता अभी इतना, आप समझिए। मैं ऐसे ही नहीं कहा, मैं लोगों से रिक्वेस्ट क्यों करता हूँ, इसके पीछे कारण है। मैं कहता हूँ एक बार मेरा देख लो, फिर तुम किसी और का देखना, हो सकता है अच्छा पढ़ाता हो। मैं दुनिया में एक से लोग पढ़ाते हैं, ऐसा थोड़ी ना है, समझाने का अपना अपना एक लहजा होता है। और मैं एक बात बता देता हूँ आपको हमेशा, देखिए क्यों मैं प्रयास करता हूँ, मैंने जिस तरीके से इसको समझा है, एनालाइज किया है, उसको मैं समझाता हूँ कि देखो ये वास्तव में ऐसे हुआ है। ठीक, कोई तो 12th क्लास में थ्योरी बताता ही नहीं है, वो डायरेक्ट एक्सरसाइज दिया, प्रैक्टिस कराया था। अरे भाई प्रैक्टिस कब करोगे जब तुम्हारे अंदर उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है? प्रैक्टिस करने से 10-11 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बनाने से थोड़ा ना तुम्हारे अंदर वो दिमाग में बैठ जाएगा। तो थोड़ा समझने का प्रयास करो। ये बातें हो गई, अब आप समझो, ये तो प्लस था ना, यहाँ पे हम लोग प्लस लिखते नहीं है, और पता है कि माइनर में जब उसका साइन हम लोग इंक्लूड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो जब माइनर में साइन इंक्लूड हो जाता है तो सॉरी क्या बन जाता है, कोफैक्टर बन जाता है। कोई दिक्कत, क्योंकि कोफैक्टर आप पढ़ चुके हैं पहले में, जब भी माइनर में उसका साइन इंक्लूड होता है तो कोफैक्टर, प्लस है तो इंक्लूड, प्लस करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आगे देखिए, ये माइनस है और ये m है, ये माइनर है, फिर इसका साइन इंक्लूड होगा तो ये तो एलिमेंट ठीक है, ये क्या बन जाएगा, कोफैक्टर बन जाएगा। और यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा, क्योंकि तो ये माइनस इसके साथ इंक्लूड होकर के कोफैक्टर हो चुका है। यहाँ पर भी देखिए प्लस का तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये एलिमेंट और ये क्या हो जाएगा, फिर माइनर है, ये साइन उसमें इंक्लूड होगा, ये भी आपका कोफैक्टर हो जाएगा। और आप अब देख रहे होंगे कि यहाँ तो एक बात निकल गया कि डिटरमिनेंट निकालने के प्रोसेस। अच्छा, ये किसके अलोंग की है भाई, ये है एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है भाई, बात समझो, कहने का मतलब क्या है कि अगर ये पूरा प्रोसेस एक ऑब्जेक्टिव है, 4.4 में एक ऑब्जेक्टिव देगा और आपको टिक मारना होगा। क्या है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट को ले लिया जाए और उसके कोफैक्टर से उसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाए तो वो डिटरमिनेंट का वैल्यू आता है। याद रखेंगे एक बात, देखिए जो इसका नंबर है वही इसका नंबर होना चाहिए, जो एलिमेंट लिए हैं उसी का कोफैक्टर लेंगे। 1 2 है तो 1 2 है, 1 3 है तो 1 3 है। यानी अगर जो एलिमेंट लिए हैं जिस रो का, उसी रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा। और अगर मैं बात कहूं कि अगर ये और ये अलग अलग हो जाएं, मतलब ये कि एलिमेंट कुछ और हो और कोफैक्टर किसी दूसरे का ले लेंगे, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा, पूछेगा, एक दिया रहेगा, ठीक है, कहेगा इनमें से कौन एक डिटरमिनेंट का वैल्यू दे सकता है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो आप ध्यान रखेंगे, बस आपको चेक ये करना है कि जो इसका नंबर वही इसका नंबर है या नहीं है, जो इसका नंबर वही इसका नंबर है या नहीं है। जैसे मैं अगर पूछूं, चलिए जी, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 2 1 करता हूँ, अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं देगा। डिटरमिनेंट का वैल्यू देने के लिए आवश्यक है कि जो एलिमेंट लिए हैं उसी का कोफैक्टर लेंगे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है। आगे देखिए, थोड़ा सा 1-2 और हम डिस्कस करके ना आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, उसके बाद हाँ बस ये अंतिम ही है भाई, ठीक है, ये नोट वाली बात बोल करके ना हम लोग खत्म ही कर देंगे इसको, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे। चलिए जी, देखिए एक चीज लिखा हुआ है, नोट नंबर 2 लिखा है एक चीज, क्या लिखा है कि इन अ डिटरमिनेंट द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ द कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। देखो भाई, मैंने जो कहा वही बात वहां पे लिखा हुआ है नोट में कि किसी भी एलिमेंट में उसके ही कोफैक्टर से गुना करके जोड़ देने पर उस डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाता है। और तीसरा नोट क्या लिखा है, जो मैंने अभी कहा है कि द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स
ऑफ एनी रो और कॉलम विथ द कोफैक्टर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। मतलब एलिमेंट किसी और रो का हो और कोफैक्टर किसी और का हो जाए, चेंज हो जाए, नहीं मिले, तो उसका वैल्यू हमेशा डिटर्मिनेंट का 0 होता है। यही आपको अंतिम नोट में लिखा हुआ है और लास्ट में एक आपको 0 के देकर एग्जाम्पल दिखा दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से ये कोफैक्टर का जो चैप्टर था वो भी कंप्लीट हुआ। अब आप हम लोग एनसीईआरटी देख लेते हैं कि कोई और चीज तो छूट नहीं रहा है, वैसे छूटना तो नहीं चाहिए। चलिए जी, ये तो हो ही गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एक्सरसाइज की बात है, चलिए आप इसको बंद कर दीजिए, हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लें।